अभी तक हमने फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात किया था. वी स्टडीड फ्लूइड स्टैटिक्स, वी स्टडीड फ्लूइड डायनेमिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड पार्ट ऑफ द फिजिक्स ऑफ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज विस्कस फ्लो. कि फ्लो जब विस्कस हो तो उसके एनालिसिस हम कैसे करेंगे. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. यानी न्यूटन ने एक लॉ दिया कि विस्कस फोर्स को कैसे लिखा जाएगा, फॉर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विस्कस फ्लो होता कैसे है. नाउ माय फर्स्ट थॉट इज द फ्लो हैज टू बी लैमिनर. अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट हुआ तो कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू बिकॉज टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट हैव एनी एनालिसिस. सो द फ्लो हैज टू बी लैमिनर. तो मैं लैमिनर फ्लो आपके सामने बना दे रहा हूं. लैमिनर फ्लो दिखता कैसे है. ये आप मान लो आपका ग्राउंड है, या आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके से. इसके ऊपर लिक्विड फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. तो मैं लेयर्स को बना देता हूं, राइट. तो ये सबसे पहला लेयर मैंने बना दिया. ये सबसे पहला लेयर ऑफ लिक्विड है. इसके ऊपर दूसरा लेयर फ्लो कर रहा है, तो मैं दूसरे लेयर को ऐसे बना देता हूं ब्लू से. तो ये दूसरा लेयर ऑफ लिक्विड है जो इसके ऊपर फ्लो कर रहा है. ये दूसरा लेयर इस पे फ्लो कर रहा है. इस दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड पे तीसरा लेयर फ्लो कर रहा है इस तरीके से. अब इस तीसरे लेयर ऑफ लिक्विड पे चौथा लेयर फ्लो कर रहा है इस तरीके से. एंड सो ऑन इट विल गो ऑन. मैं इसको फटाफट बनाते जा रहा हूं. इसी तरह से आपके लिक्विड जो है लेयर में एक दूसरे के ऊपर लगातार फ्लो करता रहेगा, राइट. तो इस तरह से वो लेयर में फ्लो कर रहा है. ऑल राइट. So this is like layer 1, this is layer 2, this is layer 3, this is layer 4, this is layer 5, this is layer 6, this is layer 7 and so on. And जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्राउंड होगा, जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, वो सबसे कम वेलोसिटी रखेगा बिकॉज ग्राउंड का फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा. फिर उसके बाद लेयर 1 लेयर 2 पे अपना फ्रिक्शन लगाएगा, लेयर 2 लेयर 3 पे अपना फ्रिक्शन लगाएगा, लेयर 3 लेयर 4 पे अपना फ्रिक्शन लगाएगा, लेयर 4 लेयर 5 पे अपना फ्रिक्शन लगाएगा एंड सो ऑन. ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इट इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. अगर आप देखेंगे देन द अपर मोस्ट लेयर विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी एंड द लोअर मोस्ट लेयर विल हैव द लोएस्ट वेलोसिटी. तो मैं यहां पर अगर इसमें वेलोसिटी को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी प्लॉट करने पर कैसा दिखेगा. जैसे ये मैं एक्सिस बना दे रहा हूं. दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस और ये आपका जो है डेप्थ है इस तरह से. ये लेयर्स के बारे में बता रहा है. अगर आप देखेंगे तो नीचे का लेयर जो होगा उसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी, तो मैंने उसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम दिखाया. और जो ऊपर का लेयर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, तो उसकी वेलोसिटी मैंने सबसे मैक्सिमम दिखा दी. देख रहे हैं आप, मिनिमम वेलोसिटी ना, वेलोसिटी. सो मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. और ये कुछ इस तरीके से वेरी करते जा रहे हैं ना. वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है लेयर बाय लेयर. अब यहां पर अगर आप वेलोसिटी का इंक्रीमेंट देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में दिख रहा है. इट इज नॉट नेसेसरी. वेलोसिटी का इंक्रीमेंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो था वो डेप्थ स्ट्रोक हाइट भी आप इसको कह सकते हैं. तो वेलोसिटी डेप्थ या हाइट के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है. सो द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डेप्थ एंड हाइट. इस वजह से यहां पर एक टर्म आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. और उस वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम बोलेंगे dv by dx, क्योंकि ये मैं x बोल दे रहा हूं और ये मैं बोल दे रहा हूं v. और dv by dx क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी वेलोसिटी ग्रेडियंट. और इस पर्टिकुलर कर्व का ये स्लोप भी हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज dv by dx, राइट. ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा. एंड इसमें जो है एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कितना कांटेक्ट एक दूसरे के साथ रखता है. हमने अभी तक पढ़ा था जब हम किसी ब्लॉक और दो ब्लॉक के बीच के फ्रिक्शन की बात करते थे, सॉलिड्स में, फ्रिक्शंस इन सॉलिड्स में, या फिर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में बात करते थे, तो हमने कहा था वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. बट इन केस ऑफ लिक्विड द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट. सो यहां पर आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड को आप मान लो ए. तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो विस्कस फोर्स है जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx. और ये भी उसने ऑब्जर्व किया कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ कांटेक्ट से. इससे उसने फॉर्मूला निकाल दिया दैट द विस्कस फोर्स इज गिवन एज माइनस ईटा ए
dv बाय dx। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है, माइनस साइन क्यों है? बिकॉज आपका विस्कस फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, वेलोसिटी से अगेंस्ट होगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ फ्रिक्शन एंड ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां पर आपका जो ईटा का वैल्यू निकल कर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अक्सर गिवन लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ईटा। तो यहां पर आपने देखा कि इस तरह से आप विस्कस फोर्स दिखा सकते हैं। अब विस्कस फोर्स को लिख सकते हैं। अगर मुझे विस्कस फोर्स दिखाना होता तो मैं कैसे दिखाता? जैसे कि मान लीजिए मुझे दिखाना है कि थर्ड लेयर ने फोर्थ लेयर पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा, या फिर किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा। सो आई कैन से दैट कि मैं अपना थर्ड लेयर यहां पर इस तरह से बना लूं, और ये मैं अपना फोर्थ लेयर इस तरीके से बना लूं। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर ने, सॉरी, इसको मैं अपना फोर्थ लेयर मान लूं, इसको मैं अपना थर्ड लेयर मान लूं। तो थर्ड लेयर ने फोर्थ लेयर पे क्या फ्रिक्शन लगाया होगा? थर्ड लेयर ने फोर्थ लेयर के इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, ये आगे की तरफ जा रहा है ना, ये फोर्थ लेयर जो है वेलोसिटी v4 से आगे की तरफ जा रहा था, तो थर्ड लेयर ने फोर्थ लेयर पे इस तरीके से विस्कस फोर्स लगाया होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो इस तरीके से आप जो है विस्कस फोर्स को लिख सकते हैं। ये आपने जो फॉर्मूला देखा, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा जा सकता है कि मान लो कि आपको इस तरह से दे रखा हुआ है कि देयर इज अ टेबल। ये सिंप्लीफाइड वर्जन में यहां पर बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी बाद में पढ़ते हैं, जगह नहीं बची। सो सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, तो आप मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक है इस तरह से, दिस इज अ ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो है एक टेबल पे रखा गया है। दिस इज अ टेबल जिसके ऊपर इसको रखा गया है। अब जो है ये ब्लॉक और टेबल के बीच में मान लीजिए पानी का एक लेयर है। यहां पर पानी का एक लेयर है इसके बीच में, वाटर लेयर। इस तरीके से एक वाटर लेयर है इसके बीच में, और उस वाटर लेयर की थिकनेस मुझे दे दी गई है, दैट द थिकनेस ऑफ द वाटर लेयर इज, the thickness of the water layer is, let's say, delta x water layer का thickness दे रखा हुआ है। और delta x मत बोलिए, let's say water layer का thickness दे रखा है मुझे small d। मुझे बोला गया है कि ब्लॉक जो है आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी v से, और आइडियल कंडीशन में पानी की जो परत जमीन के साथ कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है आइडियल कंडीशन में। मैंने यहां पर 0 नहीं दिखाया, बट आइडियल कंडीशन में वो 0 से शुरू होना चाहिए था। तो अब आपसे बोला गया है, और इसमें यह भी बोला गया कि इसका जो एरिया कांटेक्ट में है, दिस एरिया हैज अ वैल्यू ऑफ a and the liquid has a coefficient of viscosity as eta। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखना, अगर आप लिक्विड को देखेंगे, इस इतने लिक्विड को देखना, तो ये आपका लिक्विड हो जाएगा इस तरीके से, सिर्फ उतना लिक्विड जो ब्लॉक के नीचे है। तो आप देखेंगे तो लिक्विड का जो लोअर मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर है, और अपर मोस्ट लेयर जो होगा उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी 0 है, अपर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी जो है वो v है। यानी कि आप देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी कितना है। इफ यू राइट द चेंज इन वेलोसिटी देन इट टर्न्स आउट टू बी v माइनस 0। और ये डेप्थ कितना निकल कर आ रहा है, अगर आप चेंज इन डेप्थ लिखेंगे डेल्टा एक्स, तो इट टर्न्स आउट टू बी डी। ये एरिया इन कांटेक्ट कितना है, एरिया इन कांटेक्ट है आपका ए। तो इसके ऊपर, यानी कि ये पर्टिकुलर लिक्विड हमारे ब्लॉक के ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा। वो विस्कस फोर्स कितना होगा, ये बना लो आप अपना ब्लॉक, ये बना लो आप अपना ब्लॉक। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर ये लिक्विड जो है विस्कस फोर्स लगाएगा, और वो विस्कस फोर्स होगा पीछे की डायरेक्शन में, और उस विस्कस फोर्स की वैल्यू दी जाएगी। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। डायरेक्शन लिखता तो माइनस साइन के साथ लिखता, डायरेक्शन दिखा दिया। दैट विल बी ईटा ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनके बीच में a, चेंज इन वेलोसिटी, ये लेयर 0 पे, ये लेयर v पे। ये लेयर v पे क्यों है, क्योंकि ब्लॉक v पर है, तो ब्लॉक के साथ जो लिक्विड कांटेक्ट में है वो भी v से जाएगा। मैंने आपसे कहा था
कि लिक्विड और सॉलिड के कांटेक्ट में जो वेलोसिटी होती है रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, तो सॉलिड की जो वेलोसिटी होती है वही लिक्विड की वेलोसिटी होती है। तो यानी कि ग्राउंड की, यहां पर ग्राउंड आपका जो टेबल है जो ग्राउंड की तरह उसकी वेलोसिटी 0 है, तो लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी 0, ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो अपर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी आप लिखेंगे तो fv अगर आप लिखना चाहेंगे तो fv का फॉर्मूला होना चाहिए ईटा a dv by dx। तो यहां पर मैंने बोला डेल्टा v by डेल्टा x, बिकॉज यहां पर सिंप्लीफाइड तरीके से देख रहे हैं ना, यहां पर हमें डिफरेंशियल फॉर्मेट में नहीं लिखना। तो यहां पर आप लिखेंगे ईटा a, डेल्टा v आपका हो जाएगा v और डेल्टा x आपका हो जाएगा d। और इस तरीके से आपने लिख दिया कि फ्लूइड ने हमारे ब्लॉक के ऊपर कितना विस्कस फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स को डिफाइन करते हैं और उसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। काइंडली प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अभी जस्ट पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा, जहां पर हमने देखा कि कोई फ्लूइड किसी सरफेस पे लेयर बाय लेयर अगर फ्लो कर रहा है तो एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती, विच वॉज गिवन एज ईटा ए dv by dx। ईटा वॉज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, a was the area of contact, dv by dx was velocity gradient। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोक्स लॉ और स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करके टर्मिनल वेलोसिटी को हम जानेंगे। स्टोक्स लॉ में बताया गया है कि अगर कोई बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा है तो वो विस्कस फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, जैसे नॉर्मली फ्रिक्शन लगता है, तो वो विस्कस फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा उसकी वेलोसिटी के खिलाफ, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द विस्कस फोर्स। अब उस विस्कस फोर्स को स्टोक ने एक सॉलिड या फिर हॉलो स्फीयर के लिए लिखा। यानी कि अगर आपका नाउ स्टोक ने, अब अगर आप बात करेंगे विस्कस फोर्स की, जो ड्रैग फोर्स होता है वो ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स तो हर तरह की बॉडी पे लगेगा। किसी भी फ्लूइड में अगर कोई बॉडी मूव करी और आपका फ्लूइड विस्कस है तो फोर्स तो लगेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्टोक्स ने उसको बताया फॉर अ स्फीयर, स्फीयर के लिए उसने हमें बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। नाउ इमेजिन अ स्फीयर व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ वेलोसिटी v। अगर स्फीयर राइट की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये जो फ्लूइड, ये स्ट्रीम लाइंस आपको इस तरह से दिखेंगे लेफ्ट में जाते हुए। स्फीयर राइट में जा रहा है तो आपको फ्लूइड लाइंस इस तरह से, स्ट्रीम लाइंस लेफ्ट में जाते हुए दिखेंगे। और ये स्ट्रीम लाइंस जो है इन कांटेक्ट, जैसे ये स्ट्रीम लाइंस इस पर्टिकुलर स्फीयर के कांटेक्ट में आएंगे तो सरफेस पर ये ड्रैग फोर्स लगाएंगे कांटेक्ट में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ये इस तरह से फ्रिक्शन का फोर्स लगाना शुरू करेंगे इस सरफेस पर, राइट। एंड इफेक्टिवली आप दिखा सकते हैं कि ये जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है, जो मैंने आप ये जो फ्रिक्शन फोर्स के मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए हुए हैं रेड मार्कर से, दैट विल एड अप और आप प्रेजेंट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर स्फीयर पे लेफ्ट में एक ड्रैग फोर्स लगेगा, जिसे आप विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं। और स्टोक ने इसकी वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली निकाल कर बताया, उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। इंडिविजुअल टर्म का मतलब समझने की जरूरत है। दिस इज अ कांस्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें जो आर है, दिस विल बिकम रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वी will become speed, किस स्पीड से आपका स्फीयर जो है ट्रैवल कर रहा है। There is no derivation of this, you should just know कि जो विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है किसी स्फीयर पे, वो कितना लगता है एज पर स्टोक्स लॉ। तो ये आपका हो गया स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का एप्लीकेशन हम अप्लाई करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नॉट टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी इज द highest velocity that a body can achieve and it remains to be constant। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस में से कोई चीज को नीचे थ्रो करेंगे तो यू मे थिंक कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी और लगातार बढ़ते जो है फाइनली अर्थ पे आके वो स्ट्राइक करेगा। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर
उस पर्टिकुलर बॉडी पे ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, और वो विस्कस फोर्स जो है उसको धीमे 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 उसकी एक्सेलरेशन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म कर देगा, और जैसे ही उसकी एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी एक समय के बाद स्पेस से थ्रो किया हुआ या स्पेस से ड्रॉप किया हुआ एक बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ में आ रहा होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर एक केस अज्यूम करते हैं जहां पर हमने जो है इस तरह से एक स्फीयर ले रखा हुआ है, और ये स्फीयर जो है नीचे गिर रहा है अर्थ की तरफ। अब ये अर्थ की तरफ गिर रहा है एंड इट इज फॉलिंग इन एन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास फ्लूइड होगा विच इज नथिंग बट एयर। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे, दोस फोर्सेस आई विल बी अप्लाइंग। सबसे पहली चीज, इस पे ग्रेविटी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, राइट? दिस विल बी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg। सिंस ये फ्लूइड के अंदर है तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फोर्स अपथ्रस्ट Fu, which is also called as force of buoyancy। एंड साथ ही साथ फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर लगेगा द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। मैंने क्या मान रखा है? मैंने मान रखा है कि आपका जो स्फीयर है वो इस समय नीचे की ओर गिर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ v, और आपके स्फीयर का रेडियस r है, राइट? और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर और द एटमॉस्फेयर इज eta। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मैं आपसे बोलूं टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी को तो मैंने बोल दिया v टर्मिनल, और टर्मिनल वेलोसिटी कब होगी? व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी टर्न्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। सो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में आई विल बी राइटिंग F अपथ्रस्ट प्लस F विस्कस बिकम्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर जो है मैं इस पर्टिकुलर बॉडी का जो डेंसिटी है वो सिग्मा ले लेते हैं। मैं देख लेता हूं स्टैंडर्ड बुक की फॉलोइंग क्या चल रही है। यस जी, ओके, इन दिस केस ऑल राइट। तो इस केस में हमने जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की डेंसिटी को हमने सिग्मा लिया है, और जो बॉडी है, जो स्फीयर है, उस स्फीयर की डेंसिटी को हमने रो ले लिया है। तो आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपको दिखेगा अपथ्रस्ट, F अपथ्रस्ट कितना होगा? रो F अपथ्रस्ट क्या होता है? डेंसिटी सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू G। तो आपकी डेंसिटी कितनी है? अपथ्रस्ट के लिए कौन सी डेंसिटी यूज करोगे? अपथ्रस्ट के लिए फ्लूइड की डेंसिटी यूज करोगे। तो सिग्मा सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब प्लस विस्कस फोर्स कितना होगा? 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई ईटा आर वी। अब ये v कितना होने वाला है? टर्मिनल वेलोसिटी vt शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? रो, विच इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू, इसमें g का वैल्यू लगाना भूल गया मैं यहां पर, 4/3 पाई r क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू g। अब जो है आप इसको रीअरेंज कर लो। When we rearrange this, what do we end up getting? We end up getting that 6 pi eta r v terminal is equal to 4/3 pi r cube g rho minus sigma। तो यहां से जो चीजें कैंसिल आउट हो जा रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। What do we cancel out? We are able to cancel out pi. We are able to cancel out 2 3s, 2 2s, and we are able to cancel out the square। तो हमें मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 g r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। यस, ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि टर्मिनल वेलोसिटी का अगर कोई कोरिलेशन आ जाए, कोई आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आप कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्वेश्चन आ गया आपका that the radius of the sphere has been doubled। तो अगर आप देख रहे हो that the terminal velocity has a direct proportionality with the radius का square, तो अगर आप radius of the body को डबल कर दोगे तो वहां r की जगह 2r आएगा, और 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट दीज values। So that's the terminal velocity that we were able to identify using Stokes' law।
प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, कॉपी करो। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स, और यहां पर हम जानेंगे कि अगर किसी क्लोज्ड पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली यहां लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसकी एनालिसिस को कैसे किया जा सकता है। नाउ दिस इज अ क्लोज्ड पाइप दैट आई हैव टेकन, एंड दिस पाइप हैज अ लेंथ ऑफ L एंड इट हैज अ रेडियस ऑफ स्मॉल r। इस पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दिस फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, इस तरीके से। नाउ इसको थोड़ा सा है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से समझना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो करता है? चार्ज। तो आप कैसे लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज फ्लो रेट ऑफ चार्ज विच इज करंट। किस वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? किस वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर। और आप कैसे डिफाइन करते थे? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट को आपको लिखना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट आता था कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और आप ओम्स लॉ के हिसाब से लिखते थे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन व्हाट? करंट। इस तरीके से जो आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करते थे, सेम तरीके से जैसे वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं वाटर फ्लो की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से यहां पर आपका होता था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर आपका होगा प्रेशर डिफरेंस। जिस तरीके से यहां पर आपका होता था करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज dq by dt, उसी तरह से यहां पर आपका हो जाएगा, दिस यूज्ड टू बी करंट, यहां पर आपका हो जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहां पर इट विल बी रिटन एज, you can say again water current IW, and that will be written as dV by dt, यानी वॉल्यूम कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस R होता था, यहाँ पर मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस ऑफ RW, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड। तो सेम कॉन्सेप्ट में दोनों चीजें यहाँ पर चलने वाली हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर लिखते थे ओम्स लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दी करंट, उसी तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पाइप इन दिस केस विल बी गिवन बाय डेल्टा P अपॉन dV अपॉन dt। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट? सो एकदम जो है एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है और फ्लो ऑफ वाटर में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, rate of flow of charge, water current, rate of flow of water in terms of volume, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पर आपका हो जाएगा वाटर रेजिस्टेंस, यानी पाइप ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया, ओम्स लॉ डेल्टा V अपॉन I, अगेन ओम्स लॉ डेल्टा P अपॉन dV बाय dt, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। इसको प्लीज कॉपी कर लो, बिकॉज अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सो प्लीज कॉपी दिस। ओके, रब करते हैं। सो इसमें जब आप इसका रेजिस्टेंस लिखने जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपको लिखा जाएगा 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। प्लीज अभी मत पूछो कि डेरिवेशन कैसा है, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। यहां टर्म्स का मतलब समझना, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, पाई आप जानते हैं, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो सिमिलरली अब पाइप जो है कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आप इसके बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हैं, एंड दिस विल बी रिटन एज डेल्टा P अपॉन dV अपॉन dt, कि किस तेजी से आपका वाटर फ्लो कर रहा है। अब आप पाइप को सीरीज में लगा सकते हैं, आप पाइप को पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज में यानी कि यहां से पानी एंटर करेगा, यहां से पानी एग्जिट करेगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसको एग्जैक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह लिख दो, RW1 RW2, और यहां लिख दोगे R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा RW1 प्लस RW2, बस। अब यहां पर इसका लेंथ आपको पता होगा, इसका लेंथ आपको पता होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस पता है, आपको विस्कोसिटी वाटर की पता है, या फिर जो भी लिक्विड दिया है उसकी तरह से आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। सिमिलरली पाइप्स इन पैरेलल, अच्छा पाइप्स इन सीरीज में क्या होगा, जो वाटर करंट होगा वो सेम होने वाला है, और पाइप्स इन पैरेलल में अगर आप बात करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या कि प्रेशर डिफरेंस होगा वो सेम होने वाला है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्लियर कट ऐसे लिख सकते हैं,
या आपका RW1 हो जाएगा या आपका RW2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RW1 RW2 अपॉन RW1 प्लस RW2। तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आपके सामने आ जाए, देन हाउ डू यू सॉल्व दिस। प्लीज रिमेंबर दिस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी याद कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनालॉजी, बस इस तरीके से याद करना। और क्या है कि आपका क्लोज्ड पाइप है जिसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हाँ, फ्लो आपका स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम बात नहीं कर सकते। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो जेडब्ल्यू मेन, नीट और एडवांस में जो कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से घुमा के बनाए जा सकते हैं, बट समहाउ दोस क्वेश्चंस विल बी पुल्ड आउट ऑफ दीस कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो यहाँ पर मैंने आपके फंडामेंटल्स कवर किए, मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है कि क्या क्या चीजें आपको मुंह जुबानी आनी चाहिए, मतलब ये सब चीजें याद होनी चाहिए, दिमाग में छपा रहना चाहिए कि क्वेश्चन आया कि नहीं, वहां पर अप्लाई किया और उसको तुरंत सॉल्व कर दिया, राइट। सो जस्ट ये सब जो लिखा है ना उसको दिमाग में उतार लेना, ब्लू प्रिंट है ना, पूरी दिमाग में बिठा लेना, बस और कुछ नहीं है। आप जो है यू नो हेल्प मी विथ योर लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो वाइडली। जो फ्रेंड्स आपके हैं जिनको फ्लूइड चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, विस्कोसिटी, ये सब चीजें जिनको डिफिकल्ट पड़ रही थी, जरा उठाकर उनको ये चीज जरा फॉरवर्ड कर देना। आई एम प्रिटी श्योर कि अब उनको ये चीजें आसान लगना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय।